एक मुलाकात कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के साथ। इस समय हम मौजूद हैं खटीमा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी के साथ और इनसे हम पूछेंगे कि इनकी चुनावी तैयारी कैसी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, चुनौती नहीं, एक अवसर है और मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है उसमें हर व्यक्ति तो सबसे पहले ज़्यादा परेशान है महंगाई से। जो एक रसोई एक आम महिला की 1500 की थी वो बढ़कर 6000 की, और जो उसके घर की कमाई 10,000 थी वो घटकर 5000 की। आप जानते हैं कि जैसे सिलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है, वो 370 से 1000 हो गया। खाने वाला तेल किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 गुना बढ़ जाएगा, 210 हो जाएगा 70 से। दालें 100 के पार हैं। मार्चिस जैसी चीज़ की कीमत 8 गुना बढ़ाई है, और नमक जो कि हर चीज़ के लिए ज़रूरी है उसको 12 गुना बढ़ाया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी का 3 टाइम का खाना खा पाना बड़ा चैलेंज है। और युवा पढ़ लिख कर निकल रहा है, माँ बाप पेट काट कर मेहनत कर कर उस पर एक सपना देख रहे हैं, और वो पिछले 5 साल से लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। कई तो स्थिति है कि युवाओं की उम्र निकल गई लेकिन कोई रोजगार नहीं मिला, तो युवाओं में खासा रोष है। उत्तराखंड में जो महाविद्यालय हैं उनकी स्ट्रेंथ 75% घटा दी है। तो जो एक आम परिवार से बच्चा निकल रहा है, जैसे डिग्री कॉलेज जाना है, आज उसे 70-75% में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट भी इन्होंने बंद कर दिया, इग्नोर से करने को कह रहे हैं, तो बच्चा कहाँ जाएगा? जो बच्चा 4-4.5 हज़ार रुपये फीस देकर अपने घर से जाकर BA कर रहा था, BCom कर रहा था, BSc कर रहा था, MA MCom MSc कर रहा था, आज उसको प्राइवेट अगर संस्थान में जाता है तो उसकी फीस 4,000 से बढ़कर 40,000। और हमारे जैसे क्षेत्रों में तो प्राइवेट कॉलेज हैं भी नहीं, उसे बाहर जाना पड़ेगा। सर, विपक्ष का निरंतर ये कहना है कि शिक्षा के लिए तो बहुत कार्य किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा के लिए क्या कार्य किया गया है आप बताइए। जो कांग्रेस ने हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल खोले, जो 1 से 5 तक का छोटा बच्चा है जो चलकर नहीं जा सकता, उसको नज़दीक शिक्षा दी है। तो ये हमारे ही इसी जिले को पायलट प्रोजेक्ट बनाकर हमारे ही खटीमा में बग्गा चौन में 4 स्कूलों का एकीकरण किया गया। तो आप सोचिए, जो सरकार 1 से 5 के बच्चों के स्कूलों का एकीकरण कर रही हो तो शिक्षा को कहाँ बढ़ावा दे रही है? जो महाविद्यालय में सीटों को घटा रही हो 75%, वो शिक्षा को कहाँ बढ़ावा दे रही है? हमारे खटीमा पॉलिटेक्निक की बात ही हम करते हैं तो कांग्रेस सरकार ने हर तहसील में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया, जिसे हमारे धामी जी बहुत गिनाते, मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। उनकी उपलब्धि बताइए कि वो कांग्रेस ने हर तहसील में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। वो हमारे खटीमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 ट्रेड है, उन्हें 3 नहीं कर पाए, उसे बढ़ा नहीं पाए। खटीमा महाविद्यालय मांग कर रहा था इसे कैंपस बनाया जाए, उसे कैंपस नहीं बना पाए। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा काम हुआ? मुझे लगता है पिछले 5 साल में इनकी सरकार में एक भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं हुआ है। एक भी जो 8 तक का स्कूल था वो हाई स्कूल नहीं हुआ है, जिसका तस है। शिक्षा तो इनके शिक्षा मंत्री को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के बारे में कितने गंभीर हैं, जो 13 का पहाड़ा सुनाते हैं और जानते नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ हवाई दावे हैं इनके। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं काम किया है तो क्या काम किया है उसका तो बताएं। कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना, आप कहें कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एम्स की बात करी जाती है उसी वक्त। अगर आप एम्स को कहते हैं कि कौन से एम्स की, किच्छा में जो है, देखिए वो एम्स का रेफर सेंटर है। और आप सोचिए इनकी सोच को, अगर आप देखेंगे, किच्छा से 12 किलोमीटर दूर रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है, किच्छा से 20-22 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है। आज किच्छा में बना दिया। सबसे पहले तो उसको खटीमा में होना चाहिए था, ताकि पिथौरागढ़ धारचूला से लेकर नेपाल के जो लोग आज भोजीपुरा उत्तर प्रदेश जा रहे हैं उनको एक यहाँ स्वास्थ्य संस्थान मिलता, जिससे हमारे स्टेट को रेवेन्यू भी मिलता, और हमारे सीमांत क्षेत्र खटीमा को से लेकर सीमांत क्षेत्र धारचूला तक के लोगों को और नेपाल के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलती, और खटीमा को कुछ रोजगार भी मिलता। आप समझिए 12 किलोमीटर की परिधि में 3 मेडिकल कॉलेज बना दिए। तो ये तो कहीं स्वास्थ्य को हर दूर तक पहुँचाने की सोच कहीं दिख ही नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल कॉलेज वो एक रिफर सेंटर है, जो कि मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के टाइम पे ऋषिकेश में बना है, ये रिफर सेंटर है मेडिकल कॉलेज। तो आप समझ सकते हैं कि उसको ऐसी जगह भी बनाया जहाँ पहले से स्वास्थ्य की काफ़ी सुविधाएं हैं। उसे ऐसी जगह बनना चाहिए था जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं
कम है और दूर तक के लोग उसका लाभ ले सकें। सर ये भी कहना रहा है कि पिछले 60 वर्षों में भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी ये टिप्पणी है, जिन जिन संस्थानों को वो बेच रहे हैं वो मुझे लगता है कि पिछले 7 साल में उन्होंने बनाए होंगे। LIC है, ONGC है, NHPC है, जो है कि अपना BHEL है, ऑर्डिनेंस है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, जिनको वो दिखा रहे हैं वो किसने बनाए। अब आप ये समझिए कि एक जो है पिताजी कभी काम करते हैं और दौलत को जोड़ते हैं, एक बड़ा संस्थान खड़ा करते हैं, और जब नालायक बेटा पैदा हो जाता है तो उसे बेचने का काम करता है। तो कांग्रेस ने जो संस्थान बनाए हैं तो एक अच्छे गार्जियन की तरह, एक अच्छे सरकार की तरह काम कर कर हमारे देश को आगे ले गए। बहुत बड़े संस्थान जिन्हें नवरत्न कांग्रेस के देश के कहा जाता था, जो रेवेन्यू जो है कि देश को देते थे, फायदे के सारे संस्थान हैं, उन्हें ये बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नालायक बेटा पैदा हो गया है, वो पिताजी की संपत्ति को बेच रहा है। सर, पर करप्शन के इल्जाम उस समय भी लगते थे, आज भी लग रहे हैं। देखिए, विकास भ्रष्टाचार की जननी है। जब जब विकास होगा तब भ्रष्टाचार भी होगा, और भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो RTI लाई और अपनी ही सरकार में अपने मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया। ये बड़ा साहस है कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी क्या किया? उन सबको क्लीन चिट देने का काम किया। जो उन करप्शन के चार्जेस में जिन लोगों को कांग्रेस ने जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी मंशा एक स्वच्छ सरकार बनाने की और भ्रष्टाचार रहित देश बनाने की है, और किसकी भ्रष्टाचार। आज आप देख रहे हैं कि आप किसी भी इनकी योजना को देख लीजिए, आप बहुत दूर छोड़िए। आप जब एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उसको लोन कराते हैं, तो इन्होंने उसका 4 व्हीलर का 3 साल का इंश्योरेंस और 2 व्हीलर का 5 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया। आप उसको गहराई से सोचें तो किसी बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है। तो एक आम आदमी हर साल थोड़ा थोड़ा करके पैसा देता है, उससे 5 साल और 3 साल में वो पैसा इकट्ठा ले लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप बीमा कंपनी को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। आज ये बात करते हैं कि हमने सड़कें बना दी, 4 लेन, आप भी कहते होंगे दिल्ली तक 4 लेन हाईवे बना दिया। तो इन्होंने 4 लेन नहीं बनाया, इन्होंने सड़कें बेच दी हैं। आप आज जाइए खटीमा से दिल्ली, आने जाने में 1000 रुपये का टोल देना पड़ता है, आप भी देती होंगी। तो इन्होंने पूंजीपतियों को सड़कें बेच दी हैं और हिंदुस्तान की जनता टोल के रूप में उसका जुर्माना भर रही है। सर, ये जितनी भी बातें हैं आज आप हमसे कर रहे हैं, लेकिन जनता तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, उसका क्या कारण रहा? आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, यूथ्स ने मन की बात में 1,75,000 डिसलाइक किए, 17,000 लाइक किए। तो आप समझ सकते हैं कि यूथ का क्या हिसाब है। यूथ समझ रहा है सब। यूथ के कुछ सवाल आपने बात करी, तो मैं यूथ के कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। अभी ग्राउंड सर्वे हमने किया तो हमसे कई युवाओं ने ये बात कही कि इलेक्शन आने वाले हैं, आने वाले होते हैं हमेशा, तो वादे कर दिए जाते हैं। 4 साल तक वादों को दोहराया जाता है। 5वें साल में मन किया तो स्टार्ट कर दिया, नहीं मन किया तो बजट का नाम देकर बजट नहीं मिल रहा है कहकर वहाँ पे भी लटक जाता है। उसके बाद माना अगर हम उनके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम्स आते हैं और फॉर्म भर दिए जाते हैं, पेपर करा दिए जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, दोबारा से पेपर कराए जाते हैं। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पार्टी फॉलो कर देती है। इस पर आपका क्या कहना है कि आपकी पार्टी कहाँ पर ऐसा, मतलब इस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ क्या आपके वक्त में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे वक्त पर रोज़गार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही किया। रोज़गार के संस्थान स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हमारी सरकार में भी रही होगी, मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कुछ हुआ नहीं। ND तिवारी मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। हज़ारों फैक्ट्रियाँ सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, शैलाकुई, देहरादून, सिडकुल की स्थापना हुई। लाखों युवाओं को उसमें रोज़गार मिला। आज भी वो लोग वहाँ जो है कि काफ़ी लाखों लोग हमारे उत्तराखंड के वहाँ जॉब कर रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। और हरीश रावत जी की सरकार थी, 35,000 लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। 1 लाख के करीब लोग जो है प्राइवेट जॉब्स उपनल के माध्यम से रखे गए। 22,000 तो उपनल के माध्यम से रखे गए।
उन लोगों को कैबिनेट में हमने जॉब सिक्योरिटी दी कि भाई आपको नहीं हटाया जाएगा। गेस्ट टीचर रखे, गेस्ट टीचरों को जॉब सिक्योरिटी दी, आपको नहीं हटाया जाएगा। कैबिनेट के फैसले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद उन्होंने उन कर्मचारियों को निकाला और पूरे उन पदों को आउटसोर्स की ओर वो ले गए, क्योंकि आउटसोर्स कंपनियों से इनकी साठ-गांठ है। सारी जो नियुक्तियां उत्तराखंड में होनी थी उन्हें 11 महीने के बॉन्ड में एक युवा का भविष्य 11 महीने में बांध दिया, ताकि वो हर बार उनसे कुछ वसूली कर सके। तो आपको उपनल और आउटसोर्स दो अलग चीज़ें हैं। तो उपनल में जहाँ जॉब सिक्योरिटी है, जो लग गया, उसको नहीं हटाया जाए। कांग्रेस ने उपनल को मजबूत करने का काम किया और इन्होंने आउटसोर्स को मजबूत करने का काम किया। आउटसोर्स का मतलब है कि आप किसी संस्थान को दे रहे हैं, कहीं आपके दाल में कुछ काला है। तो इसमें तो इनके कई मंत्री हैं जिनके जमाई और जो है कई रिश्तेदार को बड़ी बड़ी कंपनियों का काम मिला हुआ है। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन है, शामिल है, आपको पता चल जाएगा। सर, गेस्ट टीचरों की आपने बात करी तो उनकी समस्याएं बहुत हैं। वो उनका कहना है कि काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, पैसा भी नहीं दिया गया उतना। जब पैसा दिया गया तो जिस समय घोषणा हुई उस समय से पैसा उन्हें कॉलेज ने नहीं दिया, उसके बाद कई महीनों बाद वो दिया गया है। तो आपकी सरकार अगर आ जाती है तो आप उस पर कैसे आपका विजन क्या है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, गेस्ट टीचरों को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों से वादे किए सारे झूठे निकले। उन्होंने गेस्ट टीचरों की तनख्वाह 10,000 बढ़ा तो दी, लेकिन शासनादेश नहीं किया, खाली मौखिक बढ़ाई। उन्होंने डिग्री कॉलेज के टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन शासनादेश नहीं किया। वहाँ टीचर जाके प्रिंसिपल का गला पकड़ते हैं, हमें तनख्वाह बढ़ गई, आप दो। तो टीचर कहता है कि भाई, प्रिंसिपल कहता है भाई मैं कहाँ से तनख्वाह दूँ जब मुझे कोई आदेश नहीं आया शासन का। डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं तो डायरेक्टर कह देता है कहीं से जुगाड़ करके दे दो, तो प्रिंसिपल तो फंसेगा नहीं। तो उसमें उनकी वो कोरी झूठी घोषणा थी। ऐसे ही हमारी आशा कार्यकर्ता है, भोजन माता है, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, सब लोग धरने में बैठे। मौखिक आदेश तो उनके भी हुए, लेकिन लिखित कहीं नहीं। ऐसे ही हमारे पुलिस के कर्मचारी भी हैं, ग्रेड पे वाले में, जो मुख्यमंत्री लिखते थे विधायक होते हुए कि इनका बढ़ाया जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी मुकर गए। तो आप समझ सकते हैं इनकी सारी घोषणाएं कोरी हैं, मौखिक हैं। जैसे इनको मुझे लगता है कि ये सोचते थे कि 6 महीने की सरकार है, पलट के तो आनी नहीं, हम बोल देते हैं, अगर धुप्पल में आ गई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है वो एक जिम्मेदारी के साथ बात करता है, उस बात का कुछ अर्थ है, उसका कुछ महत्व है। तो इन्होंने उस पद के महत्व को ख़त्म कर दिया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा करी तो ये होगा। इसमें असमंजस पैदा कर दिया इन 6 महीनों में। तो आप सबको देख रहे हैं। तो गेस्ट टीचर क्या, डिग्री कॉलेज के टीचर क्या, आशा क्या, आंगनवाड़ी क्या, भोजन माता, सहायिका, सारे लोग असमंजस की स्थिति में हैं। घोषणाएं धरना तोड़ाने की तो पूरी कोशिश की गई, लेकिन धरने में जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया। खटीमा के ज़मीनी मुद्दे बहुत हैं। हमसे कई लोगों ने बात करी और बोला कि गली मोहल्ले का जो है अभी तक रोड नहीं बन पाए, बल्कि विकास का नाम रोड बन गई है कहकर ही उछाला जाता है, लेकिन यहाँ पर वो भी काम नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर हम वर्गाचार की ज़मीन की बात करें, थारू लैंड की बात करें, उस पर अगर कोई समस्या हो जाती है तो कोर्ट पे भी फैसला नहीं हो सकता। उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ग 4 की जमीन सरकारी भूमि, पिछली गवर्नमेंट में हमने वर्ग 4 की ज़मीन पर भूमिधरी अधिकार दिया था, और कांग्रेस ने वर्ग 4 की ज़मीन पर 2002 का सर्किट रेट लगाया था, ताकि जो अंदर ज़मीनें हैं जिनकी कीमत इतनी नहीं है, उनका सर्किट रेट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि जो कीमत असल कीमत है उससे ज़्यादा एक किसान को देनी पड़ी है। तो वर्ग 4 की ज़मीनें जो है कि लोगों के नाम पे हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। 4 साल बंद रखने के बाद जब दोबारा वो पॉलिसी चालू करी तो सर्किल रेट 2020 का कर दिया। जहाँ 15,000 में रजिस्ट्री हो रही थी तो उसको 2.5 लाख लग रहे थे। तो किसान इतना बहन नहीं कर पा रहा, कैसे करेगा वो, किसान कमज़ोर है। और उसके अलावा हमारे बग्गा चवन की समस्या है, जो वन भूमि में टोंगिया पद्धति से इंदिरा गांधी जी ने बसाया था। आज धामी जी की पूरी गलती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनाव लड़ना पड़ रहा है केस चंदा करके। बहुत गरीब लोग हैं जो डेयरी और खेती पे डिपेंड है। हमारे सुनपैर उलानी का मामला है। सुनपैर उलानी के मामले में जो है कि 48 परिवारों की 150 एकड़ जगह
उनको आज सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ रहा है। उनकी जो चीज़ें यहाँ नहीं पड़ सकती थी, इन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया। आज हमारे मेलाघाट, सिसैया, बन मोहल्लिया, बंदा, बकुलिया, इधर जाते हैं रगुलिया, बनगवा, पचौरिया, खतरा नाला, बूढ़ाबाग, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग वर्षों से बैठे हुए हैं। आज उनको स्थायित्व देने की ज़रूरत है, उनको भूमिधरी अधिकार देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार में विधायक रहते तो कुछ कर नहीं पाए, मुख्यमंत्री रहते भी कुछ नहीं कर पाए, तो लोगों को निराशा है। और जो है कि इसके अलावा हमारे यहाँ आज किसान परेशान है। गौशाला जो एक बड़ी समस्या बन गई है। 2015 में कांग्रेस ने गौशाला के लिए 8.5 एकड़ जगह, बंजर जगह नगरा तराई में दी, तो राजस्व अभिलेखों में पशुपालन विभाग के नाम पर वो चढ़ गई। और धामी जी ने 2019 तक को उसके रोके रखा, क्योंकि उनके रिश्तेदारों का कब्जा है उस पर। फिर 2019 में निरस्त करके एक अनुसूचित जाति के लोग जो वर्षों से 50 सालों से जिसमें खेती कर रहे थे, उस जगह को अलॉट कर दिया। यहाँ अपने चहितों के लिए बंजर भूमि को उनके कब्जे छुड़ा दिया। बात यह है कि इन 7 सालों में गौशाला न बनने से जितने एक्सीडेंट में जान गई है, उनके दोषी कौन है? जो लोग घायल हुए हैं, उनके दोषी कौन है? जो जानवर घायल हुए उनके दोषी कौन है? जिन जानवरों की जान गई उनके दोषी कौन है? जो किसानों की फसल लगातार जानवर बर्बाद कर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ पुष्कर। तो कापड़ी जी के बेबाक जवाबों से हमें ये तो नजर आ रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपनी कमर कस ली है, और अब देखना ये होगा कि नतीजा क्या कहता है। सर, हमारे साथ हमारे चैनल ABPL न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।